हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव कक्षा 12वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम एक नई यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युतचुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम विद्युतचुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, उसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक शब्द बहुत ज़्यादा उपयोग होगा आगे जाके, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। जिसको विद्युत फ्लक्स पढ़ा हमने इससे विद्युत में, उसी प्रकार चुंबक में भी चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कोई तल स्थित है, तो उस तल से जो लंबवत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को ही हम उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स वास्तव में बल रेखाओं की संख्या ही है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल है और एसआई पद्धति में इसका मात्रक वेबर है। ये भी विकल्प में पूछा सकता है, सीजीएस पद्धति मात्रक और एसआई पद्धति मात्रक, और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये एक तल है, मतलब एक तल है जिसका क्षेत्रफल A है, और इससे बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तो इस स्थिति में यदि A से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स निकालें, यहाँ पे B ध्यान रखें, B चुंबकीय क्षेत्र है, तो A से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालें तो फाई बराबर हो जाएगा BA। और यदि B तल के लंबवत थीटा कोण बनाता हो, या तल के अभिलंब से, तल पर जो अभिलंब खींचा हुआ है, तल पर खींचे गए अभिलंब से थीटा कोण बनाए, तो तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर BA cos थीटा। और ये एक अदिश गुणनफल है, तो इसलिए फाई बराबर वेक्टर B डॉट वेक्टर A हो जाएगा। आप देख रहे हैं पहले चित्र में फाई बराबर BA निकल रहा है, और दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि जो बल रेखाएं जो तल के अभिलंब खींचा गया है, उस तल के अभिलंब से क्षेत्र के बीच में कोण बना हुआ थीटा है, इसलिए फाई बराबर BA cos थीटा आ गया। अब हम देखते हैं कि यदि थीटा बराबर 0 हो, अर्थात तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम जो कोण थीटा निकाल रहे हैं, वो कोण थीटा पहले तल के अभिलंब और B के बीच बना कोण है। मतलब तल पर खींचा गया जो अभिलंब है, उसके और B के बीच बना गया कोण है। तो यदि तल के लंबवत पहले से ही अभिलंब की बात कर रहे हैं, तो अब यदि हम थीटा बराबर 0 लेंगे, तो वास्तव में वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही होगा। तो यहाँ पर इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि थीटा बराबर 0 तो लंबवत कैसे, क्योंकि ये कोण की स्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो थीटा बराबर 0 हम लेते हैं तो तल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो इस स्थिति में फाई बराबर BA cos 0 हो जाएगा और BA मैक्सिमम हो जाएगा। इस प्रकार ये तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। दूसरी स्थिति हम देखें, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो इस स्थिति में फाई बराबर 0 हो जाएगा। तो इस पर हम कह सकते हैं, जब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ये दोनों फैक्ट्स जो हैं, इन फैक्ट्स का उपयोग हम आगे करेंगे जब हम जनरेटर पढ़ते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो वहाँ से फ्लक्स गुजरेगा, और जब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, तो वहाँ से फ्लक्स तल से नहीं गुजरेगा। हम इसका विमीय सूत्र भी लिख लेते हैं, साथ में मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक वैसे हमने देखा है, सीजीएस पद्धति मैक्सवेल और एसआई पद्धति में वेबर। इसका और मात्रक यदि हम देखें तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, एक मात्रक ये हो जाएगा। और आगे हम देखें और बड़ा मात्रक, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति एम्पियर, जिससे हमें विमीय सूत्र निकल जाएगा, m l की पावर 2
T⁻⁻2 A⁻⁻1। तो इस प्रकार हम मात्रक और विमीय सूत्र को याद रखेंगे ताकि जो विकल्प का जो एक नंबर है वो हमारे सही प्राप्त हो जाए। इसी से चूंकि फाई बराबर बी ए ज्ञात किया हमने, तो बी बराबर फाई अपॉन ए मिल जाएगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी कारण हम चुंबकीय फ्लक्स को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। यदि एन फेरों वाली कुंडली लेंगे तो फाई बराबर एन बी हो जाएगा और उससे संबद्ध फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। अब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। ऑस्टेड ने जब ज्ञात किया था कि हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए फैराडे ने सोचा कि जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जानी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कुंडली और चुंबक के बीच को प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति से मतलब है हम चुंबक को या तो कुंडली के पास लाएं या कुंडली को चुंबक के पास ले जाएं, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यदि कुंडली बंद है, यदि क्लोज सर्किट है, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट या प्रेरित विद्युत धारा भी कहते हैं, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अर्थात क्या हुआ कि जब हम चुंबक और कुंडली के बीच में हम रिलेटिव मोशन कराएंगे तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और यदि कुंडली बंद है या जो परिपथ ले रहे हैं या सर्किट ले रहे हैं वो क्लोज है, तो उसमें विद्युत धारा भी बहने लगती है, जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आइए हम देखते हैं अब कि फैराडे ने किस प्रकार से प्रयोग किए थे। उन्होंने क्या किया कि तांबे का विद्युत रोधी तार की कुंडली बनाई, उसके दोनों सिरों के मध्य में एक धारामापी जोड़ दिया, और जब हम चुंबक को इसके पास लाते हैं तथा दूर ले जाते हैं तो उन्होंने निम्नलिखित परीक्षण देखे। पहला परीक्षण क्या देखा, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो धारामापी में एक दिशा में विक्षेप होने लगता है, चुंबक को रोक देंगे तो विक्षेप शून्य हो जाता है। जब एन ध्रुव को हम चुंबक से दूर ले जाते हैं तो पुनः धारामापी में विक्षेप होता है, किंतु अब विक्षेप की दिशा बदल जाती है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। आप डायग्राम देखें इसमें, जब पहले डायग्राम में हम एन को कुंडली के पास ला रहे हैं तो धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, और जब हम दूर ले जा रहे हैं धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो गई, और साथ में विक्षेप की दिशा बदल गई है। ठीक इसी प्रकार जब एस ध्रुव को पास या दूर लाएंगे तब भी धारा की दिशा विक्षेप होगा, और धारा की दिशा भी लगातार पास आने या दूर जाने से बदलेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किए, और उन्होंने देखा कि जब कभी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है, जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाएंगे या दूर लाएंगे तो इस स्थिति में जब पास लाएंगे तो चुंबकीय उससे गुजरने वाली बल रेखाओं में संख्या वृद्धि होगी, जब हम कुंडली से चुंबक को दूर ले जाएंगे तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी। तो इस स्थिति में जब हम कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जब हम कुंडली को चुंबक को पास या दूर ले जाएंगे तो उस स्थिति में हम धारा की दिशा भी एक बार क्लॉकवाइज मिलेगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी। ये निर्भर करता है कि किस ध्रुव को हम पास में ला रहे हैं और या दूर ले जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम कुंडली और चुंबक दोनों को स्थिर रखते हैं तो इस स्थिति में कुंडली में कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि उस स्थिति में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे अब हम देखते हैं फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा इनकी व्याख्या कीजिए। तो हम फिर देखते हैं कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियमों का प्रतिपादन किया, दो नियम दिए
जिन्हें हम फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि जब हम किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उस परिपथ से में एक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है और इसका अस्तित्व ये एग्जिस्टेंस रहेगा कब तक, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो ये वही बात आ गई है कि जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाएं या दूर लाएं तब विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, अन्यथा यदि चुंबक या कुंडली स्थिर है तो उस स्थिति में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इसका अस्तित्व कब तक रहता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। दूसरा नियम है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के अनुपाती होता है। तो अब हम इस द्वितीय नियम की व्याख्या देख लेते हैं। इसमें हम कि मान लीजिए किसी भी क्षण किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है तथा t सेकंड पश्चात उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालेंगे तो वो हो जाएगा φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, φ2 माइनस φ1 अपॉन टी हो जाएगा। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा φ2 माइनस φ1 और t से भाग देंगे तो φ2 माइनस φ1 अपॉन टी हो जाएगा। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E समानुपाती हो जाएगा φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। क्योंकि द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो E समानुपाती φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, हम जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक जोड़ देंगे तो E बराबर माइनस के φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, जहाँ के एक नियतांक है और SI पद्धति में इसका मान 1 लेते हैं तो E बराबर माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। यदि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और यदि हम उसको डी बाई डी टी में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिमिट ले लेते हैं। समय अंतराल बहुत कम होने पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट लेते हैं तो लिमिट लेने पर वो डी फाई अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ऋण चिन्ह जो है नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। E बराबर माइनस के डी φ2 माइनस φ1 अपॉन टी लिया हुआ है, यह बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा कौन, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस प्रकार फैराडे के नियम, दोनों नियम और द्वितीय नियम की व्याख्या। तो क्वेश्चन आपका इसी प्रकार बनेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, फैराडे के नियम लिखिए तथा इसके द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए। अब हम फैराडे के बाद आते हैं लेंज के नियम और फ्लेमिंग के नियम पे। फैराडे के नियम के अनुसार हमने देखा जब प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। तो जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो लेंज ने बताया कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी और फ्लेमिंग ने बताया कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो लेंज का नियम इस प्रकार है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है या स्वयं उत्पन्न होती है। तो लेंज ने हमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताई। उन्होंने बताया कि जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाएं या चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएं तो दोनों स्थितियों में फैराडे ने देखा था प्रेरित धारा की दिशा बदली थी। तो उन्होंने कहा दिशा बदलने का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि दिशा इस प्रकार होगी कि वह उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। वो कारण कौन सा है जिसके कारण उत्पन्न हो रही है, वो कारण है कुंडली के पास चुंबक को लाना या कुंडली से चुंबक को दूर ले जाना। तो वास्तव में धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो चुंबक को दूर जाने या चुंबक के पास आने का विरोध कर सके। तो ये लेंज का नियम है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ला रहे हैं। चुंबक के एन ध्रुव कुंडली के पास ला रहे हैं तो कुंडली धारा की दिशा किस प्रकार दिख रही है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो एन ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। अर्थात यहाँ कुंडली जो है चुंबक के पास आने का विरोध कर रही है। तो
हम व्याख्या देख लेते हैं नंबर 1 में। जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडलीय प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास आने का विरोध कर सके। n ध्रुव के पास आने का विरोध तभी करेगी क्योंकि जब कुंडली में का समीपवर्ती तल है वो n ध्रुव की भांति कार्य करे। n ध्रुव की भांति कार्य करेगा तो n और n में प्रतिकर्षण होगा, तो वो चुंबक का विरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो इस स्थिति में कुंडलीय प्रेरित धारा की दिशा क्लॉक वाइज ना होके एंटी क्लॉक वाइज होती है, वामावर्त हो जाती है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, जब हम चुंबक के n ध्रुव को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं, जब दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स का मान घटेगा। अब फ्लक्स का मान घटेगा तो अब कुंडली चाहेगी कि चुंबक दूर ना जाए। दूर ना जाए तो चूंकि n को दूर ले जा रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुंडली का तल कैसा हो, s ध्रुव की भांति व्यवहार करे, तब ताकि n और s में आकर्षण हो और चुंबक कुंडली से दूर ना जाए। तो इस प्रकार इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के दूर जाने का विरोध कर सके। और यह तभी संभव होगा कि जब s जो कुंडली का तल है वो s ध्रुव की भांति व्यवहार करे, और s ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तो कुंडली में धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये अपना ये हो गया कि लेंज का नियम क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लेंज के नियम पर यह बनता है कि लेंज का नियम लिखिए और बताइए कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ये दूसरा प्रश्न इस पर बन जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण लेंज का नियम पढ़ ही लिया हमने कि प्रेरित धारा दिशा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करे जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। अब हम ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना कि नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के किस प्रकार अनुकूल है। हमने देखा है कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी तल के पास लाते हैं तो लेंज के नियमानुसार कुंडली का वह तल कैसा हो जाता है, उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अब उत्तरी ध्रुव बन गया तो अब हम जो चुंबक है, चुंबक और कुंडली के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा। अब हम जब इसके बावजूद भी यदि हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाएं, यहाँ ध्यान दें कि जब चुंबक को हम पास ला रहे हैं, n ध्रुव को पास ला रहे हैं कुंडली के, तो कुंडली के समीप वाला तल जो होगा वो उत्तरी ध्रुव बन जाता है। और उत्तरी ध्रुव बन गया, इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों n को पास ले जा रहे हैं और कुंडली में भी उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो गया, दोनों n ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा। अब हम इस प्रतिकर्षण या रिपल्शन फोर्स के अपोजिट हम चुंबक को कुंडली के पास और ले जाएं। जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य करेंगे तो यही आंतरिक कार्य विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, जब दूर ले जाते हैं तो कुंडली का वह तल दक्षिण ध्रुव बन जाता है। ये हमने पढ़ लिया पहले। अब दक्षिण ध्रुव बन जाएगा तो अब इस स्थिति में n ध्रुव दूर जा रहा है और कुंडली का तल दक्षिण ध्रुव s ध्रुव की तरह बिहेव कर रहा है, तो n और s के बीच में प्रतिकर्षण आकर्षण बल काम करेगा। जब आकर्षण बल काम करेगा तो इस स्थिति में जो चुंबक को हमें कुंडली से दूर ले जाने के लिए फिर से कार्य करना पड़ेगा, और जब हम कार्य करेंगे तो यही यांत्रिक कार्य पुनः प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कहते हैं इस प्रकार जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कुंडली का परिपथ खुला होता है तो कुंडली के पास लाने या दूर लाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ये हम पहले ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति में फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए परिपथ क्लोज होना चाहिए। अब हम फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और देख लेते हैं, जिसकी सहायता से भी हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ का आप चित्र देख रहे हैं, दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों को हम इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर लंबवत हों। अब यदि अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को प्रेस करें और तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रेस करें,
तो जो मध्यमा होगी वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी।